वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे BSPHCL टेक्नीशियन पेपर का मॉक टेस्ट सेट। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 5 सेट आप लोगों के लिए करवाया जा चुका है और इन सेट से आपके एग्जाम में लगभग 6 से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इन सेट को भी आप एग्जाम देने से पहले देखकर जरूर जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक DC शंट जनरेटर में क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या है? तो यह होता है वह अधिकतम फील्ड प्रतिरोध जिस पर जनरेटर एक दी गई गति पर वोल्टेज उत्पन्न करने में सक्षम होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा इन सेटों में केवल क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और अब एक्सप्लेनेशन भी मैं इन प्रश्नों के साथ दे रहा हूं, ताकि आप इन एक्सप्लेनेशन को पढ़कर एग्जाम में इनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे सही कर सकें। और ये एक्सप्लेनेशन आपको खुद से पढ़ना है, वीडियो पॉज करके इन एक्सप्लेनेशन को आप खुद से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्टिकर में किस डिस्क पर सबसे अधिक वोल्टेज होता है? तो वह होता है सबसे निचली वाली डिस्क पर। दोस्तों, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, इन एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बन रहा है और आप सभी को पता है कि एग्जाम में थ्योरी पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन एक्सप्लेनेशन को आप जरूर से ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बन भी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक डॉर्लिंगटन पेयर का उपयोग मुख्य रूप से डैश प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है उच्च करंट गेन को। हमारा अगला प्रश्न है, सुपरपोजिशन प्रमेय किस पर लागू होता है? तो यह लागू होता है लीनियर और बाइलेटर नेटवर्क पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का कार्य सिद्धांत डैश के समान होता है? तो यह होता है एक इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर। दोस्तों, अगर जो वीडियो धीमा चल रहा होगा तो आप वीडियो को स्पीड करके भी देख लेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है और इन प्रश्नों को आप देखकर एग्जाम में जरूर जाएं। और ये वीडियो को आप डेढ़ गुना या 2 गुना देख करके भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर इनपुट पावर, रोटर कॉपर लॉस और विकसित मैकेनिकल पावर का अनुपात क्या होता है? तो यह अनुपात होता है 1 सेकेंड 1 माइनस सेकेंड। ये अनुपात होता है, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों की सुरक्षा के लिए कौन सी डिस्टेंस रिले सबसे उपयुक्त होता है? तो वह होता है रिएक्टेंस रिले। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या 53 का बाइनरी संतुलन क्या होता है? तो यह होता है 101011। दोस्तों, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC वेल्डिंग जनरेटर में डैश होनी चाहिए? तो यह होता है ड्रपिंग करेक्टरिस्टिक। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो एक्सप्लेनेशन है आप वीडियो पॉज करके देखते चलेंगे। एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 800 वाट के कुल लॉस पर होती है। पूर्ण लोड पर कॉपर लॉस 1600 वाट है, तो अधिकतम दक्षता किस लोड पर होगी? तो यह होगी 70.7% के लोड पर। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो आपको एक्सप्लेनेशन है मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप देख लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, HVDC मतलब हाई वोल्टेज DC ट्रांसमीटर का HVAC हाई वोल्टेज AC की तुलना में क्या लाभ है? तो इसका लाभ होता है कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है, कोई रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं होती है, कम कोरोना लॉस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा डैश निर्धारित किया जाता है? तो यह निर्धारित किया जाता है शंट ब्रांच पैरामीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर में यदि फील्ड एक्साइटेशन को बदला जाता है तो क्या बदलता है? तो यह बदलता है मोटर का पावर फैक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप को जितना संभव हो उतना कम क्यों रखा जाता है? क्योंकि बेहतर पावर फैक्टर प्राप्त करने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑसिलेटर सर्किट में निरंतर दोलन के लिए लूप गेन का परिणाम डैश होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो यह 1 के बराबर होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सा ब्रिज फ्रीक्वेंसी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह ब्रिज का नाम है विन ब्रिज। विन ब्रिज का प्रयोग फ्रीक्वेंसी मापने के लिए किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक यूनिवर्सल गेट कौन सा है? तो वह होता है नॉर। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड बैटरी के पूरे तरह से चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1.28 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, डिमांड फैक्टर का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है अधिकतम मांग बटा में कनेक्टेड लोड, यह डिमांड फैक्टर का सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एससीआर में होल्डिंग करंट डैश से संबंधित है? तो होल्डिंग करंट संबंधित होता है टर्न ऑफ प्रक्रिया से। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर के माध्यम से बहने वाला करंट डैश के समानुपाती होता है? तो यह होता है वोल्टेज में परिवर्तन की दर के समानुपाती। एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का कार्य क्या है? तो यह होता है लागू वोल्टेज का विरोध करना और आर्मेचर करंट को सीमित करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो यह मापता है एसी और डीसी दोनों को। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कोर लॉस को डैश भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कांस्टेंट लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में पोल की संख्या 4 है, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी? तो इसकी गति होगी 1500 आरपीएम के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक एफईटी का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। एक डैश नियंत्रित डिवाइस है? तो यह है वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है बिजली के झटके से मानव जीवन की सुरक्षा करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इम्पीडेंस लगभग कितना होता है? तो यह होता है 400 से 600 ओम के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्लास ए एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर डैश के लिए संचालन करता है? तो यह करता है इनपुट साइकिल में के पूरे हिस्से में। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किस मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो यह दिया जाता है डीसी सीरीज मोटर को। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेप चॉपर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से डैश होता है? तो यह होता है अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का प्रभाव क्या होता है? तो यह होता है यह आउटपुट वोल्टेज में गिरावट का कारण बनता है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ते चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप की सीमा क्या होती है? तो यह होती है 0 से बड़ा और स्पीड से बड़ा 1। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा लेप उच्चतम प्रकाशीय दक्षता प्रदान करता है? तो वह है लो प्रेशर सोडियम वेपर लेप। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है आउटपुट में रिपल को कम करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी शंट मोटर की गति को आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रित विधि द्वारा डैश नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह नियंत्रित किया जा सकता है केवल सामान्य गति से नीचे। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजिंग के लिए सिंक्रोस्कोप क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है फ्रीक्वेंसी का अंतर और फेज एंगल का अंतर को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ गैस के रूप में होता है? तो यह होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो यह करता है फुल लोड पर कॉपर लॉस को निर्धारित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का डैश होता है? तो यह होता है शून्य आंतरिक प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न है, एक डेल्टा कंटेक्ट लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध होता है VL मतलब V और नीचे लोड होगा बराबर V फेज के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मतलब वोल्टेज लोड और वोल्टेज फेज के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में कम्यूटेशन क्या है?
तो इसमें होता है आर्मेचर कॉइल में करंट की दिशा को उलटने की प्रक्रिया जब वह चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष को पार करती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर को डैश में मापा जाता है, तो इसे मापा जाता है kVAR में, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एन चैनल JFET में ड्रेन कंटर को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसे नियंत्रित किया जाता है गेट सोर्स के बीच नेगेटिव वोल्टेज के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ओम का नियम बताता है, तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर डैश से बना होता है, तो यह बना होता है हार्ड स्टील का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा लैंप चालू होने में सबसे अधिक समय लेता है, तो वह लैंप का नाम है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कपलिंग का गुणांक कितना होता है, तो यह होता है 1 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन डेसिबल में क्या होता है यदि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का 100 गुना है, तो 40 डेसिबल के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में यदि एयर गैप फ्लक्स का घनत्व बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका मान होगा मोटर का आकार और वजन कम हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर को स्टार्टर करने के लिए सबसे सरल और सस्ती विधि कौन सी है, तो वह विधि का नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक फुल एडर को डैश का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो वह होता है 2 हाफ एडर और एक और गेट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग आमतौर पर डैश में जुड़ी होती है, तो यह जुड़ी होती है स्टार्टर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या शून्य होता है, तो इसमें जो शून्य होता है प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध और कोर लॉस शून्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ने पर इसकी गति क्या होती है, तो इसकी गति जो होती है थोड़ी घट जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक PMMC उपकरण का स्केल डैश होता है, तो यह होता है रैखिक, मतलब एक समान। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्लास B एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर डैश के लिए संचालन करता है, तो यह करता है आधे साइकिल में 180 डिग्री के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस सीधे डैश के समानुपाती होता है, तो यह होता है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग डैश से जुड़ी होती है, तो यह जुड़ी होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रतिरोध में करंट और वोल्टेज डैश होता है, तो यह होता है एक ही फेज में होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर द्वारा विकसित टॉर्क के समानुपाती होता है, तो क्या होता है रोटर फ्लक्स, रोटर करंट और रोटर पावर फैक्टर के। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में जीरो पावर फैक्टर विधि का उपयोग डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यह करता है वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारण करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक आप एम्प में वर्चुअल ग्राउंड की अवधारणा डैश पर लागू होती है, तो यह होती है केवल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर लागू होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रिले की गति सबसे धीमी होती है, तो वह रिले है थर्मल रिले। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना डिस्चार्ज आमतौर पर डैश कंडक्टरों पर होता है, तो यह होता है खुदरों और छोटे व्यास वाले पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लो चुंबकीय पदार्थ के गुणों से संबंधित है, तो यह होता है हिस्टेरिसिस लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी शंट मोटर को और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कांस्टेंट स्पीड मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिलिकॉन डायोड के लिए कट इन वोल्टेज लगभग कितना होता है, तो यह होता है 0.7 वोल्टेज के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में डमी कॉइल्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यह किया जाता है रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
एक अल्टरनेटर की गति और पोल्स की संख्या उसकी डैश को निर्धारित करता है, तो यह निर्धारित करता है फ्रीक्वेंसी को। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आर्क समन। हमारा अगला प्रश्न है, एक आरएल सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा डैश होता है, तो यह होता है लैगिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच मुख्य अंतर डैश में होता है, तो यह होता है रोटर कंस्ट्रक्शन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन डैश पर नेगेटिव हो सकता है, तो यह होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है, तो इसका शर्त होता है वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक आइडियल ऑप एम्प का वेड विथ कितना होता है, तो यह होता है अनंत। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नियम बताता है कि किसी बंद लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो यह बताता है किरचॉफ का वोल्ट नियम। हमारा अगला प्रश्न है वोल्टेज नियम। एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग डैश में दी जाती है, तो यह दिया जाता है केवीए में। हमारा अगला प्रश्न है, केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के रोटर को डैश से सप्लाई दी जाती है, तो यह दिया जाता है एक एक्साइटर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर फ्लक्स के बीच की गति कितनी होती है, तो यह होती है 0। हमारा अगला प्रश्न है, एक जेएफईटी में पिच ऑफ वोल्टेज वह गेट सोर्स वोल्टेज है जिस पर ड्रेन करंट लगभग 0 हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, तो यह होता है इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक 10:1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी वोल्टेज 2200 वोल्टेज है तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, तो यह होगा 220 वोल्ट के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है, तो इसका कार्य होता है टॉर्क को एक दिशीय बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो यह परिभाषित किया जाता है पूरी स्ट्रिंग के पावर वोल्टेज बटा में n गुना सबसे निचले वाली डिस्क के वोल्टेज, इसी के द्वारा परिभाषित किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में क्रोलिंग की घटना डैश के कारण होती है, तो यह होती है स्टेटर वाइंडिंग में हार्मोनिक्स के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, एक फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की डैश होती है, तो यह होती है दोगुनी। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन की मोटाई डैश होनी चाहिए, तो यह होती है जितनी संभव हो उतनी कम। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का आर्मेचर रिएक्शन मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है लोड करंट का परिणाम पर और लोड का पावर फैक्टर दोनों पर, यानी कि सी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर यदि 10 इनपुट लाइनें हैं तो आउटपुट लाइनें कितनी होगी, तो यह होगी 4 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे कैसे निकल रहा है आंसर, इसे आप सॉल्व कर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक मोटर की आउटपुट पावर को डैश में मापा जाता है, तो यह मापा जाता है HP मतलब हॉर्स पावर में, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है तेल के विस्तार और संकुचन के लिए जगह प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग हो सकता है, तो यह होता है सिंक्रोनस मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेजिस्टिव सर्किट में खपत की गई पावर डैश होती है, तो यह होती है V गुना I के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण वोल्टेज स्तर को बदलने बिना AC पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है, तो वह होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। हमारा अगला प्रश्न है,
एक यूजेटी यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से डैश के रूप में किया जाता है, तो यह किया जाता है रिलेक्शन ऑसिलेटर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी प्रभाव कब होता है, तो यह होता है नो लोड या हल्के लोड पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्लंग सेटिंग मल्टीप्लायर शब्द डैश से संबंधित है, तो यह संबंधित है ओवर करंट रिले से। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में इंटरपोल्स की ध्रुवता डैश होती है, तो यह होती है घूमने की दिशा के पीछे घूमने की दिशा में आगे आने वाले मुख्य पोल के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक RLC सीरीज सर्किट में यदि एक्स लोड बड़ा XC है तो सर्किट का व्यवहार कैसा होगा, तो इसका व्यवहार होगा इंडक्टिव, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट भी समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और हो सके तो आप उन 5 सेटों को भी जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में उनसे भी प्रश्न बन रहे हैं और लगभग आपको वो 5 और ये मिला के 6 वीडियो से आपको लगभग 30+ मार्क्स जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उन वीडियो से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे और इतना बनेंगे कि आप सही करके भी आएंगे और अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आएंगे। इसलिए हो सके तो उन वीडियो को भी देखें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।